एक माइंडसेट भी होता है बिजनेस करने का। हो सकता है कि 1 लाख की जगह आप 2 लाख रुपए कमा लें, और ये भी हो सकता है कि इस महीने आपको जेब से लगाना पड़ जाए। तो कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरा, व्यापार में आपको 24/7 अलर्ट रहना पड़ता है। एक आदमी है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाला, वो अपने आप से सोच कर कि इस काम को मैं बेहतर तरीके से कैसे करूं, इस काम से मैं ज़्यादा आउटपुट कैसे निकालूं, ये सोच कर काम करता है। तो अगर आप परमिशन टेकर हो तो आप कभी भी बिजनेस मत करो, और अगर आप अपॉर्चुनिटी सीकर हो तो आप बिजनेस कर सकते हो। बिना इन्वेस्टमेंट के अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उनके लिए भी कोई बिजनेस है। मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या सोचूंगा कि मैं अफिलिएट कर लूँ। कस्टमर, हमने प्रोडक्ट बना लिया, चलो हमारे पास स्किल भी है, माइंडसेट भी हो गया, लेकिन अब हम कस्टमर्स तक कैसे पहुंचे? गलती लोग क्या करते हैं कि लोग बिजनेस खोल लेते हैं और बिजनेस की मार्केटिंग नहीं करते हैं। मतलब लोग 10 लाख रुपए लगाकर दुकान खोल लेंगे, 2 लाख रुपए उसकी मार्केटिंग में नहीं खर्च करेंगे। आप किसी भी तरीके से ग्राहक अपने तक ले आओगे, लेकिन बार बार तो आपकी क्वालिटी और बिहेवियर से आएगा ना। आइडिया इम्पॉर्टेंट होता है या फिर किसी बिजनेस को करने का एग्जीक्यूशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है? आइडिया इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन तब इम्पॉर्टेंट है जब आप उसको सही तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सको। हेलो एंड वेलकम टू पूजा मल्होत्रा शो। आज का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो घर बैठ के ही अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और 2026 में कुछ नया करने का सोच रहे हैं। बिजनेस करने का सोचते तो हैं, लेकिन आइडिया कहाँ से लाए, इन्वेस्टमेंट कम है तो कैसे शुरू करें, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। इनका जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट है जिन्होंने बहुत सारे बिगिनर्स को स्टेप बाय स्टेप बिजनेस में गाइड किया है, साथ ही स्पेशली उन लोगों को जो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए जो लोग ज़ीरो से भी स्टार्ट करना चाहते हैं ना, आज इस पॉडकास्ट में आपको सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। तो आइए मिलवाती हूँ आपको हमारे आज के एक्सपर्ट आशीष अग्रवाल जी से, जो कि बहुत बड़े बिजनेस कोच हैं। वार्म वेलकम इन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आशीष जी, बिज़नेस करने का सोचते तो बहुत लोग हैं, और बिज़नेस अपने आप में बहुत बड़ा फैंसी वर्ड है। तो लगता है कि हम सबको करना है, लेकिन एक माइंडसेट भी होता है बिज़नेस करने का, और एक डर भी लगता है। तो वो एग्जैक्टली माइंडसेट क्या होना चाहिए? सबसे पहला माइंडसेट होना चाहिए थोड़ा रिस्क लेने का। जब हम व्यापार करते हैं तो वहाँ पर संभावनाएं आपके अनुकूल भी हो सकती हैं और प्रतिकूल भी हो सकती हैं। मतलब आप सोच रहे हैं कि इस महीने में 1 लाख रुपए कमाऊंगा, हो सकता है कि 1 लाख की जगह आप 2 लाख रुपए कमा लें, और ये भी हो सकता है कि इस महीने आपको जेब से लगाना पड़ जाए। तो कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरा, व्यापार में आपको 24/7 अलर्ट रहना पड़ता है। एक आदमी है जॉब माइंडसेट का, जिसे आदत है कि टास्क सुनकर, मतलब आप मुझे कोई काम देंगे तो मैं काम कर दूंगा। एक आदमी है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाला, वो अपने आप से सोच कर कि इस काम को मैं बेहतर तरीके से कैसे करूं, इस काम से मैं ज़्यादा आउटपुट कैसे निकालूं, ये सोच कर काम करता है। तो अगर आप परमिशन टेकर हो तो आप कभी भी बिजनेस मत करो, और अगर आप अपॉर्चुनिटी सीकर हो तो आप बिजनेस कर सकते हो। तो आपको देखना है कि आपका माइंडसेट कैसा है। तो पूरा का पूरा जो बिज़नेस में मैं कहता हूँ ना, स्किल से ज़्यादा माइंडसेट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका माइंडसेट बिज़नेस की तरफ है, रिस्क लेने की तरफ है, आप आगे से बढ़कर काम करने वाले हो, आप लोगों के साथ बातचीत कर सकते हो, तो स्किल तो आपको मार्केट सिखा देगा। अच्छा, आप जब किसी बिज़नेस में एंटर करोगे तो ग्राहक ही आपको वो सब कुछ सिखाएगा जो आपको इस बिज़नेस को करने के लिए आना चाहिए। बस थोड़ा सा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को अच्छे से अगर एक्सप्लेन करें तो क्या मतलब, कितना रिस्क लेना चाहिए, क्या थोड़ी कैलकुलेशन होनी चाहिए उसमें, वो एग्जैक्टली क्या है? सबसे बड़ा रिस्क किसी भी बिजनेस में क्या होता है, जो आपका वेरिएबल एक्सपेंस है, जो हर महीने का होने वाला खर्च है। सपोज करिए कि आप ट्रेडर हो, तो आपका स्टॉक तो आपकी दुकान में है, वो तो कोई चोरी करके लेके जाएगा नहीं। एडवर्स कंडीशन में हो सकता है, लेकिन 99.999% ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपको रिस्क क्या है, उस महीने आप कमाओगे कितना। आपकी मान लीजिए सेल 0 होती है, अगेन ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा महीना आप दुकान खोलोगे और सेल 0 होगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 0 होगी, 0 से नीचे तो नहीं जा सकती। तो 0 हुई तो उस महीने का सैलरी, उस महीने का रेंट, उस महीने का जो अदर एक्सपेंस है, वो आप कहाँ से लेकर आओगे, ये रिस्क है आपका। अच्छा, ठीक है। अब दूसरी बात करें हम लोग कि अगर आपने कुछ काम किया, वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी कम आई, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी जो कम है वो रिस्क है आपका।
इतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा बस, इससे ज़्यादा कोई रिस्क नहीं है। दूसरा रिस्क अगर हम बात करें तो डिसीजन मेकिंग का होता है कि आज आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अब उस बिजनेस में आपने क्या सोचा कि मैंने दुकान खोल ली, अब लोग अपने आप आएंगे। अब लोग अपने आप नहीं आएंगे, आपको कोई ऑफर दिखाना पड़ेगा, आपको ऐसे कोई विंडो शॉप बनानी पड़ेगी जिसको देखकर लोग आएँ, आपको बाहर मार्केटिंग करनी पड़ेगी, अपने बिजनेस की ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। जैसे आज आप कमला नगर जाओगे, मैं कहूँगा कमला नगर में छोले भटूरे खाने तो किसके खाओगे? लोग बोलेंगे मैं बिल्ले दी हट्टी खाऊंगा, चाचा के भटूरे का खाऊंगा। आप पहाड़गंज जा रहे हो तो आप बोलोगे मैं सीताराम के छोले भटूरे खाऊंगा, ठीक है ना। आप अगर साउथ दिल्ली जा रहे हो तो आप बोलोगे बंगाली स्वीट्स जाऊंगा। इन सब लोगों ने ब्रांडिंग करी है, मार्केटिंग करी है, इतना आज इनका नाम हो चुका है कि आप पार्टिकुलर एरिया में जाएं, हर इलाके में बात करते हैं। मेरठ के एक मेरे क्लाइंट है पिंकी छोले भटूरे, मेरठ का हर कोई आदमी जानता होगा, बड़े बड़े जर्नलिस्ट और बड़े बड़े नेता भी वहाँ पर जाकर वो छोले भटूरे खा के आ चुके हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ हर इलाके में, आप जिस भी इलाके से आप बताइएगा कि आपके क्षेत्र में कौन सा खाने वाला सबसे ज़्यादा फेमस है, तो ऐसा हिंदुस्तान का हर क्षेत्र में ऐसा होगा। तो आप वो कैसे बनेंगे? वो आप क्वालिटी से बनेंगे, अपनी सर्विस से बनेंगे, अपने बिहेवियर से बनेंगे, और मार्केटिंग स्टार्टिंग में करनी पड़ेगी, आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। अच्छा, अगर वो रिस्क नहीं लोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। देखिए वाव मोमोज को आज कौन नहीं जानता है। वाव मोमोज के जो फाउंडर्स हैं सागर दयानी जी और जो दूसरे फाउंडर हैं, स्टार्टिंग में वो एक सुपर मार्केट में, मॉल में, वो खुद मोमोज लोगों को सर्व किया करते थे। अच्छा। कि जस्ट टेस्ट दिस मोमो, कि लोगों ने वो टेस्ट किया, वो टेस्ट अच्छा लगा तो वो मोमो खरीद के खाए। अगर उनको वो ये रिस्क ही ना लेते कि मैं एक सुपरमार्केट में कैसे जाऊं, सुपरमार्केट में दुकान कैसे लगाऊं, एक कार्ट कैसे लगाऊं, मैं क्यों अपना फ्री डेमो करवाऊं, क्यों मैं फ्री में लोगों को टेस्ट करवाऊं, ये फ्री टेस्टिंग भी तो एक आपका रिस्क ही है ना। ये रिस्क उन्होंने लिया, तो ये रिस्क का आज देख लीजिए परिणाम क्या है। अच्छा, ऐसा नहीं कि आज ये बन गए हैं वाव मोमोज तो हम नाम ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये रिस्क लिया होगा लेकिन वो रिजल्ट आ पाया, ऐसा भी होता है। बिल्कुल, हाँ, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। हाँ। लेकिन ये बनोगे तभी जब रिस्क लोगे। तो ये बहुत थोड़ा रिस्क होता है। मैं बोलता हूँ कि रिस्क को हमेशा कैलकुलेटेड होना चाहिए। ये नहीं रिस्क लेने का मतलब आप समझो कि कल सुबह सबसे बड़ी दुकान किराए पे ले ली, आपने 50 एम्प्लॉय रख दिए, मार्केटिंग के लिए शाहरुख खान को बुला लिया, मतलब आप अपना घर बार बेच के रिस्क लो। नहीं, बिजनेस में कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए कि अगर हर महीने इतना नुकसान हुआ तो भी मैं 1 साल इस बिजनेस को सर्वाइव कर पाऊंगा। मतलब इतना कैलकुलेशन हमारे पास अपना होना चाहिए। 1 ईयर का बैकअप लेके 1 ईयर का बैकअप पूरा होना चाहिए, क्योंकि 1 साल में क्या है कि आप जो छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो, आपने नवंबर के महीने में कोई गलती की, आपको समझ में आया कि मुझे टेस्ट तो चॉकलेट मोमोज कराने थे लेकिन मैंने टेस्ट करा दिए पनीर मोमोज, एग्जाम्पल, तो आप अगले महीने उसको सुधार कर लोगे, कुछ और चीज़ें सुधार करोगे। स्पाइसी ज़्यादा था, इसको कम स्पाइसी करना था, तो आप एनालाइज करोगे कि आखिरकार मुझे कस्टमर का फीडबैक क्या आ रहा है, उस फीडबैक को एनालाइज करके अगले महीने सुधारोगे, फिर अगले महीने कुछ और सुधारोगे, तो 3-4 महीने में आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा आपका। लेकिन अगर आपके पास उतना रनवे ही नहीं है, उतना आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है कि आप इतना लॉस बियर कर सको, उतना रिस्क कवर कर सको अपना, तो अगेन होगा क्या, 2 महीने बाद आप काम बंद कर दोगे और बोलोगे बिजनेस तो बड़ी बेकार चीज़ है। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा अक्सर हो भी जाता है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि हमें इतना बैकअप लेके चलना है। लोग क्या करते हैं ना, चूँकि मैं एक फ्रेंचाइजी एक्सपर्ट हूँ, लोगों को बिज़नेस दिलाने का काम करता हूँ, हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं। अब कोई 12 लाख का बिज़नेस है सपोज करिए, तो लोग क्या बोलते हैं, मेरे पास 4 लाख रुपए हैं, 8 लाख का लोन ले लूँगा और 1-2 लाख रुपए अपनी वाइफ के गहने गिरवी रख दूँगा, 50,000 रुपये अपने दोस्त से ले लूँगा, ठीक है ना, फिर बिज़नेस चालू करूँगा। मैं कहता हूँ 12 लाख का बिज़नेस शुरू करना है किसने बोला है? अब 4 लाख से शुरू कर लो ना, आप थोड़ी मेहनत करो, 1-2 साल लगाओ, 12 लाख अपने बनाओ। एटलीस्ट जब आपका अपना पैसा लगा होता है ना, किसी को कर्जा नहीं देना, किसी को कर्जे के चुकाने नहीं है, कोई आपको EMI नहीं भरनी है, इंटरेस्ट पे नहीं करना है, तो हर महीने आपके सर पे बर्डन नहीं होता। और ये जो बर्डनलेस लाइफ है ना, इसकी वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ आती है। राइट। नहीं तो क्या है कि एक बिजनेसमैन, महीना ख़त्म हुआ मान लीजिए 1 तारीख को या 10 तारीख को किसी का महीना ख़त्म होता है सारे सैलरीज देकर, EMIs देकर, तो 10 तारीख से लेकर अगले 10 तारीख तक क्या सोचता रहता है, अगले महीने की EMI कैसे निकलेगी, रेंट कैसे निकलेगा, कैसे हम सैलरीज पे करेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग के खर्चे आएंगे, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा, बच्चे की स्कूल की फीस कैसे जाएगी, वो यही सोचता रहेगा पूरे महीने। तो वो ये कब सोचेगा कि मैं बिजनेस में मार्केटिंग कैसे करूँ, नया प्रोडक्ट कैसे लेके आऊँ, किस तरीके से कोई नई R&D करूँ, किस तरीके से मैं कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट लेकर आऊँ अपने बिजनेस में कि लोग मेरे पास ज़्यादा आए, मैं ज़्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न करूं, वो इनके बारे में सोचेगा ही नहीं।
वो पूरे साल नेगेटिव चीज़ें सोचेगा, नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिविटी की तरफ ही चला जाएगा। राइट, और बर्डन लेता चला जाएगा। Right. मतलब कहते हैं ना, जैसा आप सोचोगे वैसे आप बन जाओगे। तो आप पूरे महीने यही सोच रहे हो कि नुकसान 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 नुकसान, और रिजल्ट क्या आएगा? नुकसान, फेलियर। ये तो आपने बात की जो थोड़ा कम इन्वेस्ट करके भी इस तरह से ग्रो करें अपने बिजनेस को, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मिनिमम, यानी कि जिनके पास बिना इन्वेस्टमेंट के अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उनके लिए भी कोई बिजनेस है? बहुत सारे बिजनेस है। देखिए, इस शब्द बिजनेस बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करें अंदर, तो जब आप जीरो से कर रहे हो तो बिजनेस ना करके आप बोलोगे कि आप इंट्राप्रेन्योर बनोगे। एंटरप्रेन्योर नहीं बनोगे, इंट्राप्रेन्योर बनोगे। मतलब आप दूसरे के लिए काम करोगे, बट ऑब्वियसली मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या सोचूंगा कि मैं अफिलिएट कर लूँ। ठीक है ना, वो अपने आप में एक सेल्फ ऑनरशिप है। राइट, आपको कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आप किसी और के बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो। जैसे कि बहुत सारे लोग जो यूट्यूबर्स बन सकते हैं, आप उसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगनी है। मतलब आप सोशल मीडिया क्रिएटर बनिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगनी है। आप आसानी से लोगों के बिजनेस को प्रमोट करके वहाँ से पैसा कमा पाओगे। कई लोग ऐसा काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए भी आपको स्किल्स चाहिए। और समटाइम्स लोग ये बोलते हैं कि मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। ये एक बड़ा इम्पोस्टर सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं कि कैसे कैसे काम चलेगा, तो मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है। तो अब इसको हम छोड़ देते हैं। इसके अलावा क्या है कि कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, रियल एस्टेट का काम कर रहा है, तो आप उसके रियल एस्टेट को बेचकर पैसा कमा सकते हो। राइट, और ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी। आप 2 महीने 3 महीने में भी एक सेल करोगे। मैं बताता हूँ, मेरे एक फ्रेंड हैं कुलदीप जी, गुड़गांव से। तो उनका बेटा है, वो 1.5-2 साल से अनएम्प्लॉयड था। उनको समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है, और वो थोड़ा सा घूमने फिरने में मौज मस्ती में था। तो मैंने कहा कि इसको ना रियल एस्टेट में लगा दो। बोले रियल एस्टेट में कोई नौकरी नहीं देगा। मैंने कहा नौकरी पर लगाओ ही मत, किसी अच्छी कंपनी में जिसके पास प्रोजेक्ट ज़्यादा हो वहाँ पर इसको लगाओ कि बोल कि ये आपके लिए सेल करेगा और पैसे कमाएगा। अच्छा, रियल एस्टेट वाले ना ऐसे लोगों को ऑफिस भी दे देते हैं, चाय पानी भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो चूँकि कनेक्शंस अच्छे थे, तो उन्होंने किसी रियल एस्टेट वाले से बात की, बोला कि ये यहीं पर बैठेगा, आप कुछ लीड हो तो दे देना, नहीं तो लीड भी अपने आप निकाल लेगा। अच्छा, वो जाकर बैठा, पहले 3-4 महीने कोई सेल नहीं आई, चौथे महीने एक सेल आई, और एक सेल से उसने 4 लाख रुपए कमाए। सिंगल सेल से। अब गुड़गांव इतना महंगा हो चुका है, 3 से 4 करोड़ रुपए की उसकी प्रॉपर्टी थी, तो उसको उसकी जो प्रॉफिट शेयरिंग आई 4 लाख रुपए की आई। अब सोचो कि 4 महीने में एक सेल हुई है, उस एक सेल से उसका अगर हम बात करें 4 लाख रुपए आ गए, 1 लाख रुपए महीना कमा लिया। 1 लाख रुपए की नौकरी कहाँ मिलती है? नहीं मिलती। तो अल्टीमेटली जब आप ऐसा काम करते हो ना, ये उसका कोई पैसा लगा? कोई पैसा नहीं लगा। उसको समय देना पड़ा, लोगों से मिलना पड़ा, उसको घूमने फिरने का शौक था, तो बस घूमने फिरने के साथ साथ उसने ये भी बताना शुरू कर दिया कि XYZ यहाँ पर प्रॉपर्टी है, आप देख लो, चाहिए हो तो। 10 लोगों को बताया होगा, किसी ने रेफरेंस दे दिया होगा कि मेरे चाचा को चाहिए, मामा को चाहिए, ताऊ को चाहिए, उसको जाके मिलवा दिया होगा। बाकी तो हेल्प करने के लिए बैठे ही है ना ऊपर। राइट, मेरा बिजनेस है, मैं फ्रेंचाइजी बताओ चलाता हूँ, कोई मेरे पास आएगा बोलेगा मैं क्लाइंट ला कर दूंगा आपको, आप उनकी फ्रेंचाइजी बनवा कर दो, ठीक है ना। वो सिर्फ क्लाइंट को लेकर मेरे तक आ गया, अब मैं उसे आगे सर्विस दे दूंगा सारी, और जो मेरे तक क्लाइंट लेकर आया वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर चला जाएगा। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप है कि आप बोल रहे हो कि आपका बिजनेस मैं बढ़ाऊंगा, आपके बिजनेस तक क्लाइंट मैं ला कर दूंगा। क्लाइंट किसको नहीं चाहिए? बिल्कुल, सबको चाहिए। बिना पैसे के आप कर सकते हो। बिना पैसे के अगर आपके अंदर कोई स्किल है, जैसे कि आपको डांसिंग आती है, कोई लैंग्वेज आती है, जर्मनी, फ्रांस, पंजाबी, मतलब हर लैंग्वेज सीखने वाले लोग हैं। आपको कोई भी लैंग्वेज आती है, आपको कुकिंग आती है, इंग्लिश तो भैया हिंदुस्तान में बोलते हैं कि आपने MBA किया हो ना किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। सही बात है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये लैंग्वेज अगर आपको आती है, आपको कोई कुकिंग अगर आपको आती है, आपको कार चलानी आती है, राइट, मतलब कार चलाने की स्किल है, आपको स्विमिंग आती है, तो आप ये चीज़ें सिखा सकते हो। कोई पैसा नहीं लगना इसमें आपको। अब देखिए, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं मनमोहन योगी जी, योगा सिखाते थे। उन्होंने बताया कि 4,000 की नौकरी छोड़ी थी उन्होंने, उनके पास पैसे नहीं थे, बिना पैसे के शुरू किया। और आज आप गूगल पे सर्च कर लीजिए जयराम योगा मनमोहन योगी, जीरो से शुरुआत कर आज कहाँ बैठे हुए हैं, किस शिखर तक पहुँच गए हैं वो। तो बेसिकली अगर आपको
कुछ काम करना हो, अगर आपको कुछ हासिल करना हो, तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ या मेरी जो स्किल है वो लाखों लोगों का भला कर सकती है, लोगों को कुछ सिखा सकती है, लोगों के जीवन में कुछ बदलाव ला सकती है। तो बिना पैसे के बहुत सारे काम हो सकते हैं। आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल जीरो से शुरुआत किया था। जीरो से भी नहीं, मैं बात करूँ कि जब मैंने फ्रेंचाइजी बताओ की शुरुआत की थी, पढ़ाना शुरू किया था मैंने, यूट्यूब पढ़ाना शुरू किया था, फिर यूट्यूब चैनल से मैंने फ्रेंचाइजी बताओ चैनल बनाया, फ्रेंचाइजी बताओ चैनल बनाने के मेरे पास ग्राहक आना शुरू हुए। जब मैंने काम शुरू किया तो उस समय मेरे सर पर लाखों रुपया कर्जा था, मुझे लोगों के पैसे वापस करने थे। अच्छा। कुछ ऐसा बिजनेस किया था जहाँ पर मैं फंस गया था, और कुछ सब बेकार की बातें, धोखाधड़ी हो गई थी और चीज़ हाँ, वाटेवर, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा नेगेटिव में था उस समय। तो एज ज़्यादा थी, 35-36 की एज में आपको जल्दी से नौकरी नहीं मिलती है, एक मिलती नहीं है, दूसरा अंदर ये आपको करने नहीं देता है। मतलब होता है ना कि आप उस एज में आ गए हो, अब आपको नौकरी करनी नहीं है, तो आप करोगे क्या? तो डिजिटल मार्केटिंग सीखी, वहाँ से यूट्यूब पढ़ाना शुरू किया, वहाँ से हम फ्रेंचाइजी बताओ में आए और यहीं से कमाकर सारा कर्जा चुकाया, अपना घर लिया, अपनी गाड़ी ली और आज जीरो से शुरू किया है, बिल्कुल जीरो से शुरू किया है। तो ऐसे आपको हज़ारों लाखों एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि आपको काम करना है तो पैसा सेकेंडरी है। मैं बोलता हूँ मेरा एक कोर्स आ रहा है 30 दिन का, जिसमें बिल्कुल फ्री सिखा रहा हूँ, पूरा आपको बिजनेस करना बिल्कुल फ्री में सिखा दूंगा, आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, लाखों रुपया कोर्स में फ्री देने जा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अच्छा। और पहली बार आपके चैनल पर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ी दीवार क्या है, क्या वो चीज़ है जो आपको रोक रही है बिजनेस करने से? लोग कहते हैं पैसा नहीं है, नहीं, ये दीवार नहीं है। लोग कहते हैं कनेक्शंस नहीं है, क्योंकि बिजनेस करना तो कनेक्शंस चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ, मैंने जो काम किया था उस काम के बाद मेरे परिवार वाले भी, मतलब अपनी फैमिली तो नहीं लेकिन जो बाकी परिवार वाले हैं वो भी सब अगेंस्ट ही हो गए थे, कोई बात तक नहीं करता था। तो कनेक्शंस कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग कहते हैं कि मुझे स्किल सेट नहीं है, मुझे आता ही नहीं है कुछ भी, ये भी आपकी दीवार नहीं है। दीवार सिर्फ आपकी सोच है। मतलब आप सोच ही नहीं रहे हो कि मुझे कुछ करना है, आप सोच लो कि मुझे बिजनेस करना है, उसके बाद तो रास्ते खुलते चले जाएंगे। आप सोचो तो। आपके चैनल पर बहुत सारे मैनिफेस्टेशन कोच आते हैं, वो क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं ना कि सोच में ही जादू है। बिल्कुल, सभी ये बोलते हैं कि स्किल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। माइंडसेट तो स्किल सेट तो आप सीख सकते हो, माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। राइट। और सबसे अच्छी बात आपने ये बताया कि आपका जो कोर्स आ रहा है 30 डेज का, और फ्री में अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर आएगा जी, बिल्कुल फ्री में आएगा। मतलब कोई किसी को 1 रुपया नहीं देना, कोई 1 रुपया आपसे मांगेगा नहीं। तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए। इनफैक्ट मैं भी उसको ज़रूर देखूंगी और बहुत सारी चीज़ें सीखूंगी उससे। 100% क्योंकि बिजनेस को लेके ना एक और चीज़ है जो मेरे माइंड में हमेशा आती है कि हम कस्टमर, हमने प्रोडक्ट बना लिया, चलो हमारे पास स्किल भी है, माइंडसेट भी हो गया, लेकिन अब हम कस्टमर्स तक कैसे पहुँचे, अपनी चीज़ को वहाँ तक लेके कैसे जाएं, तो वो भी एक बहुत बड़ा हर्डल जो मुझे फील होता है, और वो आप थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल हर्डल नहीं है। हाँ। ये सबसे इजी चीज़ है। अच्छा। देखो, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, क्या आप सेटिस्फाइड हो उस प्रोडक्ट से? सबसे पहला सवाल ये है। अच्छा। जब तक आपको नहीं लग रहा है कि मैं इस प्रोडक्ट का यूज करूँगा या करूँगी, तब तक आप उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग मत करो। पहली चीज़, जब आप सेटिस्फाई हो गए हो कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो आप उसके यूएसपी बताना शुरू करो लोगों को। वो प्रोडक्ट किस तरीके से लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। जैसे ये ब्लेजर ही है, एक वैल्यू ऐड कर रहा है ना, कि इसको पहनकर मैं पॉडकास्ट में आया हूँ, शादियों में जाता हूँ, घूमने फिरने जाते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट किसी न किसी तरीके से तो किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा होगा, तो आप उसके बारे में लोगों को बताना शुरू करें। गलती लोग क्या करते हैं कि लोग बिजनेस खोल लेते हैं और बिजनेस की मार्केटिंग नहीं करते हैं। मतलब लोग 10 लाख रुपए लगाकर दुकान खोल लेंगे, 2 लाख रुपए उसकी मार्केटिंग में नहीं खर्च करेंगे। राइट। अच्छा, 2 लाख रुपए का यूरोप ट्रिप बना लेंगे। ये 2 लाख में होगा नहीं, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूं कि कहीं भी घूमने का ट्रिप आप बना लोगे 2 लाख रुपए का, लेकिन 2 लाख रुपए अपने बिजनेस में नहीं लगाएंगे, जहां से आप 20 लाख रुपए कमा कर आप यूरोप जा सकते हो। तो मार्केटिंग करनी इतनी इम्पोर्टेंट है। मार्केटिंग, अगर आप मार्केटिंग नहीं कर सकते हो तो आप बिजनेस ही मत करो। अच्छा। मतलब आपको मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी ना। अब मार्केटिंग करने के तरीके बहुत चेंज हो गए हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, बिना पैसे की मार्केटिंग करनी तो कितना ईजी है। आज हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, कहाँ पैसे लग रहे हैं हमारे? ठीक है ना। आज आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर चैनल बना रहे हैं, कहाँ पैसे लग रहे हैं? फेसबुक पर कहाँ पैसे लग रहे हैं? इंस्टाग्राम कहाँ आपसे पैसे ले रहा है? आप व्हाट्सएप पर अपने बिजनेस का स्टेटस लगा रहे हैं, तो कौन सा पैसा लग रहा है आपका? आप लोगों को शेयर कर रहे हो, तो कहाँ आपका पैसा लग रहा है?
पहले क्या होता था, आपको बैनर बनवाने पड़ते थे, मैंने किए हैं। जब मैंने अपना बिजनेस किया था तो पहले बैनर छपवाते थे, फिर रात रात को जाकर बैनर लगाते थे, फिर सवेरे एमसीडी वालों का कॉल आता था, हटा लो नहीं तो पेनल्टी भेज देंगे। तो किसी की दीवार पे लगा दी तो वहां से झगड़े हो जाते थे। अब तो ये होता ही नहीं है। अब तो कितना इजी है, कैनवा पर जाओ, फ्री में पोस्ट बनाओ, ठीक है ना, अपने सोशल मीडिया पर लगाओ, लोगों को बताना शुरू करो। सबसे पहला काम बिजनेस शुरू करने के बाद जो आपको करना है ना, लोगों को बताना है कि मैंने बिजनेस शुरू कर दिया है। जब लोग आपके बारे में जान जाते हैं कि यू आर ए लाइफ कोच, यू आर ए बिजनेस कोच, यू आर ए हेल्थ कोच, वेल्थ कोच, आप क्या काम कर रहे हैं, तो लोग आपके आसपास के लोग जब आपको जानेंगे, हो सकता है पहला ग्राहक आपको वहीं से मिल जाए। मैं आपको बताऊं कि मैंने एक कंपनी की एसोसिएटशिप ली थी और आगे मुझे एसोसिएट बनाने थे। अच्छा। मैंने अपने लोगों को नहीं बताया, जैसे पूजा जी आपको नहीं बताया, और मुझे 1 महीने बाद पता चला कि आपने किसी और से वही बिजनेस शुरू कर लिया, किसी और के साथ मिलकर। आपसे मैं 50,000 रुपये कमा सकता था, केवल करना क्या था, आपको बताना था पूजा जी मैंने ये बिजनेस शुरू किया है। अच्छा, अब आप मुझे जानती हैं, क्या किसी अननोन से वो बिजनेस में जुड़ती है आप? नहीं, नोन के हो सकता है अपॉर्चुनिटी कहीं और से भी मिलती, तो आप बोलते नहीं ये तो आशीष कर रहा है ना, अपने वहां से क्या पता एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए, डिस्काउंट नहीं भी मिलेगा तो एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, कल को मैं झगड़ा कर पाऊंगी उससे कि भाई तूने कहाँ लगा दिया मुझे। हाँ, ये भी तो है। ये तो होता ना, कोई बाहर का आदमी तो बोलेगा मैम बताया तो था आपको। तो ऐसा भी होता है, तो आप पहले बताओ लोगों को। अच्छा, बताओ तब जब आपको कॉन्फिडेंस हो। मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं लोगों की फ्रेंचाइजिंग करवा सकता हूं, मैं लोगों के बिजनेस को बढ़ा सकता हूं, मैं लोगों को बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता हूं, या फ्री में कर सकते हो जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मैं बताता हूं लोगों को, यूट्यूब पर जाइए फ्रेंचाइजी बताओ पर आपको मल्टीपल वीडियोस मिलेंगे, राइट, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल फ्री है। अब पेड पर आ जाते हैं, थोड़ा सा पैसा जो मैंने बताया मार्केटिंग में लगाना है, आप पीआर करो अपने बिजनेस की। अच्छा, अलग अलग न्यूज़पेपर में ऐड लगवाओ, आजकल ऑनलाइन भी लगते हैं, ऑनलाइन करो, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हायर करो, वो इन्फ्लुएंसर्स बताएंगे कि मैं उस दुकान में गया था, मैंने ये प्रोडक्ट टेस्ट किया है, मैंने ये प्रोडक्ट परचेज किया है। अनबॉक्सिंग करते हैं ना, मंगा कर प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं, खाना मंगवाते हैं रेस्टोरेंट से, वो टेस्ट करके बताते हैं, वो सब पेड होता है भाई। बहुत लोगों को नहीं पता। कोई आपका जो सबसे बढ़िया वाला इन्फ्लुएंसर होगा वो खाना खा रहा होगा, यार ये तो राम जी के कुलचे तो बड़े मज़ेदार हैं। अगर वो नाम ले रहे हैं और बता रहे हैं कि मैंने पटपड़गंज से मंगवाया था, राम जी के कुलचे तो बड़े मज़ेदार है, तो वो पैसे देकर बनवाया गया है। हो सकता है पैसे कैश में दिए हों, आपको फूड डिलीवरी दी हो, कुछ और दिया हो, तो देयर इज समथिंग पेड। तो ऐसा आप भी कराओ, उसमें बुराई कुछ नहीं है। हाँ, ये भी बिजनेस है, ये भी बिजनेस है। देखो, आप एक बार तो आप किसी भी तरीके से ग्राहक अपने तक ले आओगे, लेकिन बार बार तो आपकी क्वालिटी और बिहेवियर से आएगा ना। एक बार तो पूजा जी ने दुकान खोली, जाना पड़ेगा, लेकिन दोबारा क्यों जाऊंगा जब वहां पर सस्ती चीज मिल रही होगी, अच्छी क्वालिटी की चीज मिल रही होगी, या फिर पूजा जी आप मुझे सही गाइड कर रहे होगे। समटाइम्स महंगा मिल रहा है, हाँ, क्वालिटी है लेकिन बाजार से महंगा है, लेकिन महंगा मिलने के बावजूद भी वहां पर जिस तरीके से आपको शॉपिंग कराई जाती है, जैसे कि आप एक ड्रेस मटेरियल लेने गए, एक जगह आपको सस्ता मिल रहा है लेकिन खुद ही ढूंढ ढांड कर लेके आना है। एक जगह बोल रहे हैं पूजा जी शादी में पहनना है, किसकी शादी है, अच्छा कजन की शादी है, आपको थोड़ा हैवी दिखना पड़ेगा, आइए मैं आपको नया वाला दिखाता हूँ जो बढ़िया वाला आया है अभी, ये इसने पहना था, ये तो उस हीरोइन ने पहना था। तो आपको बकायदा पूरा फील करवाते हैं, आपको बकायदा तैयार करके भेज देते हैं। तो वहां पर आप थोड़ा महंगा भी अगर ले रहे हो तो लग रहा है कि नहीं वहां जाके लेंगे तो सेटिस्फेक्शन आ रहा है, राइट। तो आप कैसे लोगों को सेटिस्फाई कर रहे हो, आपका बिहेवियर क्या है, आपकी सेलिंग टेक्निक्स क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अब मार्केटिंग के अलावा फेसबुक कैंपेन चला लीजिए, फेसबुक में पेड एड्स भी चलते हैं, गूगल में पेड एड्स चलते हैं, वहाँ पर चलाइए, आपको पहला ग्राहक बड़ी आसानी से मिल जाएगा। मार्केटिंग में आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मार्केटिंग के मल्टीपल तरीके हैं, और फ्री में भी करके शुरू करिए। आपको फ्री में रिजल्ट नहीं आ रहा है, कई बार हो सकता है कि आप 10 वीडियो डालें और आपको रिजल्ट आ जाए, मत लगाओ पैसे। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो पेड में बिना आंख बंद किए जाओ ही जाओ। मतलब आपने बिजनेस किया है तो उसको पूरा आपको सही तरीके से डील करना पड़ेगा, इन्वेस्ट भी करना, इन्वेस्ट 200% करना पड़ेगा, कोई इसमें उपाय ही नहीं है। लेकिन इसी के साथ मेरे मन में एक बात आई कि आइडिया इम्पॉर्टेंट होता है या फिर किसी बिजनेस को करने का एग्जीक्यूशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है? देखो, आइडिया तो सड़क पे पड़े हुए हैं। अच्छा। हर नालायक के दिमाग में एक आइडिया होता है। हाँ, ठीक है ना, सबके पास आइडिया होता है। आप सबसे नकारा आदमी के पास अपना आइडिया लेकर जाओ, वो बोलेगा नहीं ये तो बेकार है, मैं बताता हूँ वो वाला करो।
ठीक है, आइडिया इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन तब इम्पॉर्टेंट है जब आप उसको सही तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सको। ओके। सो ऑलवेज द सक्सेस एग्जीक्यूशन से आएगा, सक्सेस आइडिया से नहीं आएगा। ओके। आइडिया तो आप चुरा लो, आप फ्लिपकार्ट अमेजन से इंस्पायर हुआ, ठीक है, फेसबुक ऑर्कुट से इंस्पायर हुआ, ठीक है, यहाँ पर मेक माई ट्रिप एयरबीएनबी से इंस्पायर हुआ, मतलब कॉपीड है ना। आइडियाज तो कॉपी हो सकते हैं, एग्जीक्यूशन कॉपी हो ही नहीं सकता। और एग्जीक्यूशन सबका अलग होता है? नहीं, सबका अपना, जिस तरीके का आपके अंदर जील है, जितना आपके अंदर पैशन है, जो थिंकिंग आप कर सकते हो, जो सोच सकते हो, जो आप जला सकते हो। अब रिलायंस आता है कुछ भी तो फ्री बांटना शुरू कर देता है, आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी। उसके पास वो पावर है फ्री बांटने की। क्या आप बांट पाओगे आज फ्री? मैं बांट पाऊंगा आज फ्री? सही बात है। तो हम तो बांट ही नहीं पाएंगे। तो उनके पास वो एग्जीक्यूशन है, उनको पता है कि भैया एक बार ग्राहक को अंदर ले आओ। अब उबर और ओला आए, उन्होंने 500 रुपये 600 रुपये बांटने शुरू किए। लेंस कार्ट आया, उसने फ्री कूपन बांटना शुरू किए कि आओ पहला लेंस फ्री। तो उनके पास वो फंडिंग थी, तो उस फंडिंग एग्जीक्यूशन ही बोल लो ना उसको। उनका वो एग्जीक्यूशन करने का तरीका था कि हम किसी भी तरीके से अपने दुकान तक ग्राहक ले आए। आप सोचिए कि आज से 8-10 साल पहले जब कैब नहीं थी, क्या उस समय आप ट्रांसपोर्ट नहीं करते थे? पहले तो गाड़ियां भी कम हुआ करती थी लोगों के पास, अब तो हर किसी के पास गाड़ी है। हाँ। ना टैक्सी थी, मतलब ना ये ओला उबर थे, और ना गाड़ियां थी। तब भी ट्रांसपोर्ट होता था कि नहीं होता था? होता था, जब चाहिए तब मिल जाता था। लेकिन अब एक बटन दबाया और कैब आपके घर के नीचे। अब क्या आप सोचते हो कि मुझे 1 घंटे बाद कहीं जाना है तो आपको सोचना पड़ेगा? तो ये बेसिकली एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है। आप देखो कि ओला उबर के बाद और भी बहुत सारे हैं, अभी रैपिडो थोड़ा चल गया, अदरवाइज आप सोचो कि 1-2 नहीं कई सारे ऐप्स आए, सेम आइडिया के साथ आए। हाँ। लेकिन क्यों नहीं चल पाए? क्योंकि उनका एग्जीक्यूशन वो स्ट्रांग नहीं था। तो आइडिया इज नॉट इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट। आप एग्जीक्यूट किस तरीके से कर रहे हो, इसी पर सारा दारोमदार है। और एग्जीक्यूशन के साथ साथ आपकी टीम में कैसे लोग हैं। शकुनी तो नहीं है कहीं आपकी टीम में? वो भी मैटर करता है, वो भी बड़ा मैटर करता है। हाँ। मतलब दुर्योधन बड़ा बलशाली था, हाँ। ठीक है ना, उसको नॉलेज भी थी, लेकिन उसकी टीम में कौन था? शकुनी। हाँ। अगर उसकी टीम में कृष्ण होते तो क्या होता? तो आज जैसे हम युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम को मानते हैं, ठीक है ना, वैसे दुर्योधन को भी भगवान की तरह ही मानते। राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक चैलेंज और आता है जब भी हम कोई भी चीज़ बेचते हैं, बेचने का जो एक काम है, सेलिंग वाला। कई बार हमारे पास लीड्स भी आती हैं, हम लोग काम भी करते हैं, उनसे डील भी करते हैं, लेकिन वो कस्टमर डीलिंग वाला जो सेलिंग का पार्ट है ना, वो उतना अच्छे से हो नहीं पाता। तो उसका कोई अलग सीक्रेट है कि इस तरह से करना चाहिए? बिल्कुल एक ही सीक्रेट है कि बेचो मत। बेचो मत? नहीं, जब आप बेचना चाहोगे तब तक आप बेच नहीं पाओगे। अच्छा। ठीक है, हम लोग सब खरीदना चाहते हैं, लेकिन हम कोई भी बिकना नहीं चाहते हैं। मतलब बड़ा सिंपल सा वर्ड है कि आप सब कुछ खरीदना चाहते हो, लेकिन आपको ये पसंद नहीं आएगा कि कोई आपको चेप जाए। राइट। ठीक है ना, आप एडुकेट करो, आप लोगों को बताओ कि आखिरकार कोई प्रोडक्ट जो है, उस प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, वो प्रोडक्ट किस तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप अगेन कोई मतलब माइक लेने जा रहे हो, आपने कहा मुझे पॉडकास्ट सेटअप करना है, अपना स्टूडियो बनाना है, माइक खरीदने गए, मैं कहूँगा मैम ये रोड का माइक है, मज़ेदार है, बढ़िया है, सस्ता आया हुआ है, ले लो ले लो ले लो ले लो। बोले कुछ तो इसका लालच है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसको थोड़ी सी शोर में भी चलाओ, इसकी साउंड कैपेसिटी इस तरीके से है, ये इस तरीके से आपका साउंड ऑब्जर्व करता है, जो बाहर की हल्की फुल्की जो नॉइज़ है वो सारा ख़त्म कर देता है। एक ये है, दूसरा मेरा सनाइज़र का है जो इस तरीके से कर रहा है। मैं दोनों आपको बताऊँगा, दोनों की क्वालिटीज़ आपको बताऊंगा, दोनों में कौन सा बेहतर है या किस तरीके से दोनों काम कर रहे हैं। मैं इनके सारे आपको यूएसपीज बताऊंगा, डिसीजन आपको लेने दूंगा। ओके। लेकिन जब मैं बता रहा हूँगा, आपके दिमाग में एक चीज़ डाल रहा हूँगा कि नहीं ये माइक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये माइक बहुत ज़रूरी है। तो सेल करते वक्त जब आप ग्राहक को एडुकेट करोगे, उसको वो सारी बातें बताओगे जो उसको नहीं पता है, तब वो आपसे इम्प्रेस होगा और आपसे वो प्रोडक्ट परचेज करके जाएगा। राइट। हम क्या करते हैं, हम लोगों को बता देते हैं सारा कुछ, फ्रेंचाइजी करनी है इस तरीके से होती है, ऐसे होती है, इसमें कमियां होती हैं, अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आप ये मत करो, आपके पास प्रॉफिट है तो आप ये करो। सब चीज़ें बता दी हमने, अपने प्राइसिंग भी बता दी है। अब उसके बाद उसे छोड़ दिया,
अच्छा। वो भाग भूग कर हमारे पास ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मार्केट में हमें पता है कि जो हम नॉलेज दे रहे हैं, हम जो चीज़ें बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं हम आपसे 100 रुपये ले रहे हैं, तो 100 रुपये के बदले हम आपको ये चीज़ें करके दे रहे हैं। सामने वाले को पता है कि लेस हो रहा है, 150 का रहा है। मार्केट में क्या है कि 100 रुपये थप्पड़ मार के ले रहे हैं, मिलना नहीं 50 का भी। तो आप लोगों को सिर्फ एडुकेट करो हु वी आर एंड हाउ वी आर गोइंग टू सर्व यू। बस इतना सा काम कर दो ना। क्यों सेल करना है मुझे? लोग अपने आप आएंगे। आपको नीड तो है ही ना, प्रोडक्ट तो आपको परचेज करना ही है ना। राइट। तो लोग करेंगे। बेचो मत बस। मतलब बेचने का सीक्रेट ही बेचो मत है। बेचो मत है, बिल्कुल। वाओ, दैट्स रियली नाइस। एक चीज़ और आशीष जी, आप तो फ्रेंचाइजी पे काम करते हैं, तो अगर जैसे कोई इंसान फ्रेंचाइजी बनाना चाहता है अपनी, तो उसका क्या मॉडल होता है और वो कैसे कर सकता है इस चीज़ को? देखिए, अगर फ्रेंचाइजी वही बना पाएगा जिसका सबका अपना बिजनेस है, हाँ। सक्सेसफुली चल रहा है, उस बिजनेस से वो कमा रहा है, उस बिजनेस के उसने कोई सिस्टम बना दिया है कि उसके बिना भी वो बिजनेस चल सकता है। ठीक है। आज जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आज उनके ऑनर वहाँ थोड़ी बैठते हैं, नहीं। मैनेजर चला रहे हैं। उन्होंने वो सिस्टम क्रिएट कर दिया है कि मैं गल्ले पे हूँ या नहीं हूँ, मेरा धंधा तो वैसे ही चल रहा है जैसे मेरे साथ चलेगा। अगर वो सिस्टम आपने बना दिया है, आपकी ब्रांड अवेयरनेस भी है, उसके बाद आप फ्रेंचाइजिंग में आ सकते हो। अच्छा। अगर लोग आपको जानते ही नहीं हैं, मान लीजिए हम कोई अगेन बात कर लेते हैं, कोई रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी कर रहे हैं, हम जानते ही नहीं कि पप्पू दा ढाबा कौन सा है, ठीक है ना, तो कोई क्यों लेगा आपकी फ्रेंचाइजी? ठीक है। तो आपके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। और ये पता कब चलेगा? अगेन जब आप ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों मार्केटिंग करोगे, तब पता चलेगा लोगों को आपके बारे में। पता कब चलेगा? जब आपकी सेल्स होगी, आपके बाहर भीड़ लगी होगी, तब लोगों को पता चलेगा। आज अगेन जहाँ से हमने शुरुआत की थी, आप किसी भी मार्केट में जाएं, वहाँ पर पूछें यहाँ पर सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलेगा, कोई भी रिक्शे वाला, चाय वाला बता देगा, उस वाले ढाबे में चले जाओ, उस वाले रेस्टोरेंट में चले जाओ, उस वाले होटल में चले जाओ, वहाँ पर बेहतरीन खाना मिलेगा। कैसे पता चला उस रिक्शे वाले को? क्योंकि वहाँ के लोगों ने बताया होगा। वो देखता होगा वहाँ भीड़ ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, कई लोग आते होंगे और पूछते होंगे मुझे वहाँ छोड़ दो। तो ये आप जब लोगों की जुबान पर पहुँच जाओगे, चलिए एक एरिया में, बोलो पूरे इंडिया में नहीं पहुंचे, लेकिन जिस एरिया में आप हैं उस एरिया में पहुंच जाओ, बस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप फ्रेंचाइजिंग कर सकते हो। फिर फ्रेंचाइजिंग के अलग अलग मॉडल होते हैं कि आपको फोफो में जाना है, फोको में जाना है, कोको में जाना है, किस तरीके से आपको फ्रेंचाइजिंग करनी है, ये बड़ा डीप चला जाएगा, ठीक है ना। उसमें आप फिर सोचिए, फिर आपको पूरे लीगल अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे कराने पड़ेंगे, क्योंकि आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो। मतलब फ्रेंचाइज इक्वल टू पार्टनरशिप, वेयर पार्टनर हैज़ नो ओनरशिप राइट्स। अच्छा। मतलब आज मैं और आप पार्टनरशिप करेंगे किसी बिजनेस में, तो आपके पास इक्वल पार्टनरशिप राइट्स है, आप भी डिसीजन मेकर हो। लेकिन आपको जब मैं फ्रेंचाइजी दे रहा हूँ तो आप डिसीजन मेकर नहीं हूँ। डिसीजन मेकर तो मैं ही हूँ, मैं ब्रांड ओनर हूँ। आप पार्टनर हो उस एरिया में अपने बिजनेस को चलाने के लिए, आप मेरे ब्रांड में पार्टनर नहीं हो। तो आपको एक पार्टनर तो मिल जाता है, इक्वली काम करने वाला, मेहनत करने वाला, जो आपके बिजनेस को चलाएगा। तो इससे एक बात आ रही है मेरे माइंड में कि फ्रेंचाइजी लेके काम करना, जैसे कई बारी बहुत सारे ऐसे न्यू एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप्स होते हैं, वो दूसरों के ब्रांड्स को ही आगे लेके काम करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका है या खुद का स्टार्टअप करना? मतलब दोनों अच्छे हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट ये कि कौन कर रहा है। लाइकवाइज आज सोचिए कि मैं कोई बिज़नेस करने की सोच रहा हूँ, मुझे उस बिज़नेस की जीरो नॉलेज है, मुझे नहीं पता कि उस बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स क्या होंगे, मुझे ये नहीं पता कि उस बिज़नेस को स्टार्ट कैसे किया जाता है। तो इस केस में मुझे अपना बिज़नेस करना ही नहीं चाहिए, मुझे फ्रेंचाइजी ले लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज मैं किसी भी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ, हो सकता है केवल उसका एक ही आउटलेट हो, मैं नहीं कह रहा कि उसके 50 आउटलेट होंगे, केवल एक ही आउटलेट होगा, लेकिन वो प्रॉफिटेबल चल रहा है, वो उसने पूरा सीख लिया है कि मुझे किस तरीके से इस बिज़नेस को बनाना है। कोई भी बिज़नेस हम बनाते हैं तो स्टार्टिंग में बड़े लॉसेस होते हैं, हम गलत इक्विपमेंट परचेज कर लेते हैं, गलत मशीनरी परचेज कर लेते हैं, गलत तरीके से हम इंटीरियर करवा लेते हैं। कई बार नहीं होता कि हमने यहाँ फोटो लगाई, फिर यहाँ से उतार के वहाँ लगाई, नहीं ये तो पसंद नहीं आ रहा, इसको उतार कर वहाँ लगाया, और फिर स्टार्टिंग में हमें महंगे वाले लोग मिल गए, बाद में पता चला ये वाला काम तो इतने सस्ते में हो सकता था। ये भी होता है, ये सबके साथ होता है। ठीक है, तो ये वो सारा काम वो ब्रांड कर चुका है। उसको ये भी पता है कि मुझे मेन्यू कैसे सेट करना है, मुझे ग्राहकों के साथ डील कैसे करनी है, मुझे डे टू डे का जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलेगा, उसको हर चीज़ की जानकारी मिल चुकी है, उसने हर चीज़ की प्रॉपर एक एसओपी बना ली है।
तो आपको क्या होगा, पहले दिन वो सब कुछ मिल जाएगा। तो इस केस में आपका रिस्क मिनिमाइज्ड हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा बिजनेस ही कर रहे हो, फ्रेंचाइजी भी बिजनेस ही है, रिस्क उसमें भी है, लेकिन फ्रेंचाइजी में मिनिमाइज्ड रिस्क है। अपना बिजनेस करोगे विदाउट नॉलेज तो हायर रिस्क है। तो ये आपको करना है। लेकिन अगर मुझे सारी नॉलेज है, मुझे पता है भैया रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, मैंने तो पूरी नॉलेज ले रखी है, मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है, मैंने 2-3 साल का इंटर्नशिप की हुई है, मुझे हर चीज़ पता है, तो मैं फिर क्यों किसी की फ्रेंचाइजी लूँ? मैं अपना ही ब्रांड बनाऊँ, 2-3 साल 4 साल मेहनत करूँ, अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजी बेचूंगा बाद में। लेकिन उतना बैकअप भी होना ज़रूरी है देखिए, अपने ब्रांड के लिए। इन्वेस्टमेंट तो देखिए मैम दोनों केस में लगेगा। ये नहीं कि आप अपना बिजनेस करो तो इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा और फ्रेंचाइजी ले रहे तो इन्वेस्टमेंट लगेगा, या वाइसे वर्सा कि फ्रेंचाइजी ले रहे तो इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, अपना बिजनेस करो तो इन्वेस्टमेंट लगेगा। दोनों केस में इन्वेस्टमेंट एट पार ही रहेंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि फ्रेंचाइजी के केस में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग जाए। क्यों ज़्यादा लग जाए? आप किसी अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले रहे हो, उसकी फ्रेंचाइजी फीस होती है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। कई बार फ्रेंचाइजीज क्या है कि स्टक होते हैं कि भाई मेरे यहाँ तो यही यूज होगा, अच्छा। यही वाला इक्विपमेंट यूज होगा, वो इक्विपमेंट 1 लाख का है, आपको उसका सब्सिडरी इक्विपमेंट या सेकेंड हैंड इक्विपमेंट आपको 20,000 में मिल रहा था, लेकिन फ्रेंचाइजी यूज नहीं करने देगा, बोलेगा हमारे तो भैया इसी तरीके से काम होता है, नए ही यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि आप नए में यूज करोगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम आएगा, आपके XYZ परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब कोई फ्रेंचाइजी बेच रहा है तो उसके अपने खुद के कुछ नियम कानून होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, वो आपको माननी पड़ेंगी। तो कई बार आपको फ्रेंचाइजी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग सकती है, आप अपने बिजनेस में कम इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हो, फिर धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा सकते हो, इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। लेकिन नॉलेज नहीं है तो फ्रेंचाइजी लेके शुरू करो, नॉलेज है तो आपका डिसीजन है कि आपको फ्रेंचाइजी लेके शुरू करना है कि अपना शुरू करना है। और जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं तो मार्केटिंग वाली जो बात आती है, तो क्या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं प्रमोट करने में? तो वो कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं? हर किसी के लिए अलग अलग हैं। अगर हम बात करें कि अगर आप कोई रेगुलर प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, हाँ। तो आप अमेजन पे बेचो, आप फ्लिपकार्ट पर बेचो, आप मीशो पर बेचो, अगर फैशन रिलेटेड हो तो मंत्रा पर बेचो, ठीक है ना, आप शॉपिफाई पर अपना स्टोर बनाकर बेचो। अच्छा। तो ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो रेडीमेड हैं, आपको कुछ नहीं करना, केवल फोटो क्लिक करनी है, MRP डालनी है, आपको सेलिंग प्राइस डालना है, आपका काम हो गया। और कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती? और कोई मतलब आपको GST की रिक्वायरमेंट होती है? अगर मैं स्पेसिफिक बताऊं कि जो लोग ऐसे ई-कॉमर्स एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहिए, उनको एक करंट अकाउंट होना चाहिए, उनका GST नंबर होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, फोटोग्राफ होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप जैकेट सेल कर रहे हैं और वहाँ पर आप ब्लेजर लिख देंगे तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट ना आए। आपको बकायदा डिस्क्रिप्शन इन डेप्थ लिखनी पड़ेगी। हर चीज़ उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, तो वो आपको करना पड़ेगा। साथ साथ में उसकी प्राइसिंग, डिस्काउंटिंग, और ये आपको देखना पड़ेगा जिस प्राइस रेंज में आप बेच रहे हो, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो किस प्राइस रेंज में बेच रहा है। आप अमेजन पर जाओ, कोई भी एक प्रोडक्ट डालो, आपको 2-3-4% ऊपर नीचे में सारे मिल जाते हैं, और सेल उसकी ज़्यादा आती है जिसका 1% प्राइस डाउन है। राइट। तो कई बार प्राइसिंग आपने 1% डाउन किया और आपकी सेल्स 3x हो गई। तो ये आपको कंपटीशन के साथ आपको एनालाइज करना पड़ेगा और अपनी प्राइसिंग भी उसी तरीके से सेट करनी पड़ेगी। अगर आप, अब ये तो हो गई नॉर्मल, जब आप कोई कस्टमर गुड्स सेल कर रहे हो। अगर आप कोई रेस्टोरेंट ऑनर हो, अगर आप फूड सेल कर रहे हो, तो आप देखिए स्विगी जोमेटो, ऑलरेडी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ। लाखों करोड़ ग्राहक हैं यहाँ पर। अगर आप ग्रोसरी आइटम सेल कर रहे हैं, आप ब्लिंकिट, जेप्टो, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं। इनकी भी कोई रिक्वायरमेंट्स होती है? सबकी रिक्वायरमेंट सेम है, सेम और लेस रिक्वायरमेंट हैं। वो देखते हैं कि वेदर यू आर ऑथोराइज टू सेल और नॉट, आपका क्वालिटी कैसी है, कितनी क्वांटिटी में सेल आ रही है। हर कोई देखेगा कि उनके प्लेटफॉर्म की ऑथेंटिसिटी है ना। हाँ। वो चेक करेंगे जरूर आपको कि हाँ, कि वेदर यू आर एलिजिबल टू सेल ऑन दैट प्लेटफॉर्म और नेट नॉट। लेकिन मोर और लेस सब कर लेते हैं आसानी से। आप काम कर रहे हो, जेन्युइन ही काम कर रहे हो, अच्छा ही काम कर रहे हो, अच्छे प्रोडक्ट हैं, मार्केट में प्राइस कॉम्पिटिटिव हैं, तो आप सेल कर ही लोगे। तो इस तरीके से आप आज के समय में तो हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं सर्विस अवेलेबल है। आप सोचो कि आप चांदनी चौक में बैठे हुए हो और आपको नोएडा में कोई काम करना है। पीछे मुझे अपने ऑफिस के लिए अकाउस्टिक्स मंगाने थे, करोल बाग में मैंने फ़ोन किया, मैं करोल बाग जाऊँगा आऊँगा, मेरी गाड़ी में 1000 रुपये का तो पेट्रोल लग जाएगा। राइट। मैंने फ़ोन किया, बोला कितने पीस चाहिए, मैंने कहा 10 पीस चाहिए। उसने कहा ठीक है, लिंक भेज रहा हूँ, पेमेंट कर दो। मैंने पेमेंट कर दी, वहाँ से उसने पोर्टर पे चढ़ाया, मैंने यहाँ उतार लिया। 300 रुपये का बिल आया पोर्टर पर। अच्छा 300, एक तो 700 रुपये ये बचे, पूरा मेरा आने जाने का समय बचा पूरा। राइट।
तो आपको आज के समय में बिजनेस करने के लिए तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको बिजनेस में हेल्प कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। आप सोचिए कि चांदनी चौक में मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं जो ज्वेलर हैं अभी भी, सॉरी, तो ज्वेलर है, उन्होंने छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर से अपनी गोल्ड ज्वेलरी की वीडियो बनवानी शुरू की। एक छोटी सी दुकान थी, चांदनी चौक में दुकान कितनी बड़ी होती है आप सबको पता है, एक छोटी सी दुकान थी, आज उन्होंने मोती नगर में बड़ा सारा शोरूम कर लिया है। अच्छा, मतलब ये लगा लो महीने का अगर वो 1 लाख कमा रहे थे तो आज 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो आज सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की मदद से, कि कई लोग सोचते हैं कि यार ये इन्फ्लुएंसर में से 10,000 ले जाएगा, 5,000 ले जाएगा, 2,000 रुपये ले जाएगा, रिजल्ट तो डायरेक्ट आएगा ही नहीं। तो आप जब कोई भी चीज कंटिन्यूटी में कराते रहते हो उसका रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म में आता ही आता है। राइट। आप कोई भी मार्केटिंग जो आपको लग रहा है कि लोग जहां देख रहे हैं आपको, मतलब ऐसी मार्केटिंग नहीं जहां लोग देख ही नहीं, पता चले कि आज के समय में आप वो केबल टीवी पे ऐड चलाओ, अब केबल टीवी कितने लोग देखते हैं वो तो है। तो वहां पर आपका रिजल्ट क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जहां पर ग्राहक हैं आपके, वहां पर आप ऐड चला रहे हो, वहां पर आप दिख रहे हो किसी भी तरीके से, तो वो कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है। राइट। तो अल्टीमेटली आप दिखोगे तो आप बिकोगे। कोई ज्यादा जल्दी बिक जाएगा, किसी को बिकने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। डिपेंड्स कि कौन से कस्टमर्स किसके कहाँ, बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल ये भी बात भी है। और दूसरी बात ये भी, कई बार थोड़ा सा लक फैक्टर भी काम करता है। अच्छा, हाँ। होता ही है, हर चीज में होता है। हाँ। कि किसी को रिक्वायरमेंट थी, उसने रील खोली, पहली रील वही आ गई ऐसा भी होता है, हाँ। तो उसने तुरंत से उसे स्क्रीनशॉट लिया, नंबर लिया, कॉल किया, परचेज कर लिया। और किसी को रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो स्क्रॉल किए जा रहा है, तो कभी तो रिक्वायरमेंट आएगी। आप बार बार दिखोगे तो आप बिकोगे ही। हाँ आशीष जी, एक चीज़ और है कि आज के टाइम में 2026 में मैं जानना चाहूँगी कौन से ऐसे 5 बड़े बिजनेस आइडियाज़ हैं जिस पर कोई भी आंख बंद करके काम कर सकता है। देखिए, किसी भी बिजनेस में आंख बंद करके तो काम नहीं करना चाहिए पहली बात, प्रॉफिट है ही है ऐसा। बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क। जब हमने बिजनेस स्टडीज पढ़ी थी 11th क्लास में, तो सबसे पहले यही समझा था कि बिजनेस में रिस्क एलिमेंट तो होता ही होता है। अच्छा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कौन से ऐसे सेक्टर है जो ग्रूमिंग है, हाँ। जहां पर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, जहां पर आप काम करोगे तो आपको सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे बिजनेस, सबसे पहले एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। आप एआई के थ्रू साइज प्रोडक्ट्स बनाकर सेल कर सकते हो, आप एआई सीख कर सिखाना शुरू कर सकते हो, आप एआई के थ्रू कोई प्रोडक्ट बनाकर वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। मतलब एआई इज बिग मार्केट राइट नाउ। आप जितना एआई के बारे में सीखोगे, जितना एआई प्रोडक्ट आप डील करोगे, एआई के थ्रू आप बिजनेसमैन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। जैसे आज बिलिंग की समस्या का समाधान हो सकता है, जैसे कि आज सबसे बड़ा मार्केटिंग ऑटोमेशन, हमारे पास फेसबुक से लीड्स आती हैं, लीड रात को आती है, हम अगले दिन सुबह उसको व्हाट्सएप करते हैं या एसएमएस करते हैं। अब आपने एआई लगाया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली रात को ही उसे व्हाट्सएप कर देगा, रात को उन दोनों में बातचीत हो जाएगी। अब रात को 2 बजे अगर कोई लीड फॉर्म फिल कर रहा है, मतलब वो जगा हुआ है, जैसे उसने लीड फॉर्म फिल की, उसके अगले सेकंड उसके व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया। व्हाट्सएप पर मैसेज आते जैसे उसने रिप्लाई किया, रिप्लाई में भी एआई ने उससे बात करना चालू कर दिया। आधी लीड क्लोज तो रात को होगी, उस समय वो हॉट लीड थी, एक्टिव था वो, उस समय उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, मुझे ये काम करना है। रात को सो गया, उसके बाद तो वो भूल गया। राइट तो लोग बोलते हैं कि हमारे कन्वर्जन कम आते हैं, तो वो कन्वर्जन कम इसलिए आते हैं कि हम कितना टाइम लगा देते हैं उस लीड तक पहुंचने के लिए। राइट। तो वो टाइम गैप आपका खत्म कर देता है। बहुत सारे सॉल्यूशंस है जो बिजनेस के, जो एआई के थ्रू हो रहे हैं। आज हम लोग पॉडकास्ट करते हैं, तो पॉडकास्ट के अंदर हमें रील निकालनी होती है, एआई टूल्स आ गए बहुत सारे, अपने आप रील निकाल देते हैं। वॉइस ओवर आप देख लीजिए, वॉइस ओवर आज जिस तरीके से यहाँ पर मैं बैठकर पॉडकास्ट कर रहा हूँ, अगर मुझे अपने वीडियोज़ बनाने हो तो मेरा होने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे बिना हुए मेरा एआई क्लोन अपने आप जैसे वीडियो चाहिए वैसे वीडियोस बना देगा। एंकरिंग में भी ऐसा हो गया, एंकरिंग में भी बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ, ऑफिस में ही, दूरदर्शन में ही वहां पर भी ये चीज हो गई, वो चल रहा है। तो आपने आज तक देखते होगे, तो आज तक में सना को आप जानते ही होंगे तो अल्टीमेटली एआई इज अ बिग थिंग नाउ। तो आप एआई पहला सेक्टर जहां पर आप काम करिए। दूसरा जो बड़ा सेक्टर मुझे लगता है वो है हेल्थ केयर। आप देखिए कि आज के समय में जिस तरीके से लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, नई नई बीमारियां, ऐसी ऐसी बीमारियों का नाम सुनने को आते हैं जो हमने पहले सुने ही नहीं थे। एक तो बीमारी हो गई, दूसरा अब लोग लाइफ के प्रति सजग भी हो गए हैं। पहले लोग कहाँ इतने ब्लड टेस्ट कराते थे,
अब क्या है कि हर 6 महीने में हेल्थी पर्सन भी एक बार तो पैथोलॉजी वाले को बुला ही लेता है कि मेरा कंप्लीट फुल बॉडी चेकअप कर जा। अच्छा, फुल बॉडी चेकअप करेगा, कोई भी करवाएगा, तो समय के साथ कुछ ना कुछ तो डिस्क्रिपेंसी आती है, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाता है। और फैटी लीवर तो ऐसी चीज होगी कि हर दूसरे आदमी के अंदर आपको निकल कर आ जाएगा। खाने पीने का पॉल्यूशन देख लीजिए, कोई दिल्ली में रह रहा है तो वो बेचारा कितना ही अच्छा खा ले, बच ही नहीं सकता, बच ही नहीं सकता। तो बेसिकली बात ऐसी है। तो यहाँ पर क्या है कि लोगों की अवेयरनेस, बीमारियां, लाइफ स्टाइल, ये 3 ऐसे बड़े फैक्टर हैं जिसकी की वजह से हेल्थ केयर इंडस्ट्री डे बाय डे ग्रो कर रही है। अब हेल्थ केयर में क्या है, मेडिकल स्टोर से लेकर पैथोलॉजी लैब आप लगा लीजिए, पैथोलॉजी लैब के बाद आप छोटे पॉलीक्लिनिक्स के बाद आप छोटे हॉस्पिटल, 5-10 बेडेड हॉस्पिटल हो गए, बड़े हॉस्पिटल्स हो गए, मेडिकल दवाइयाँ हो गई, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब हेल्थ केयर में अपार संभावनाएं हैं। आप किसी भी तरीके से इसमें एंटर करेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, हर जगह आपके पास अपॉर्चुनिटी है। हेल्थ केयर की मैं बात करूं तो जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है वो है स्किल। देखो, आज भारत में बेरोजगारी की समस्या किसको नहीं पता। अब ये बेरोजगारी के बाद सब लोग स्कूल तो जाती हैं। अब हम लोग 1980 में तो नहीं है कि लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं। सब लोग नॉर्मली ग्रेजुएट तो करते ही करते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। मेरे पास आते हैं ऑफिस में स्टाफ, जब मैं निकालता हूँ रिक्वायरमेंट, तो लोग एमबीए नहीं, एक काट देना भाई, जरूर से काटना है ये वाला, हाँ, कि लोग मास्टर्स डिग्री किए हुए आते हैं और जब उन्हें 4 सवाल पूछता हूँ तो वो 4 सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। मतलब मुझे आज कोई वीडियो एडिटर चाहिए, मुझे आज कोई टैली कॉलर चाहिए, मुझे आज कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए, फील्ड एग्जीक्यूटिव चाहिए। लोगों के अंदर वो क्वालिटी नहीं है, बेसिक क्वालिटीज़ नहीं है, स्कूल्स में ये चीज़ सिखाई नहीं जा रही है। तो आप सिखाइए। आज अगर आपके अंदर कोई एक स्किल है ना, तो आप लाइफ में कभी भूखे नहीं रहेंगे। कोई एक स्किल जरूर सीखो। आप ग्रेजुएशन करो, मास्टर्स करो, कोई भी पढ़ाई करो, लेकिन एक स्किल जरूर सीखो। और अब ये हर किसी के अंदर है, हर कोई चाहता है, हर माँ बाप ये चाहता है कि मैं अपने बच्चों को पहले दिन से ही कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराऊं, पब्लिक स्पीकिंग करवाऊं, उन्हें पेंटिंग से सिखाऊं, डिजिटल मार्केटिंग सिखाएं, हम एआई सिखाएं, मतलब कुछ ना कुछ सिखाएं उनको पहले दिन से। तो वो जब एक स्किल, एक्स्ट्रा स्किल सीखेगा तो वो लाइफ में उसे ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो नौकरी मांगने नहीं जाएगा, बोलेगा मैं अपना ही कुछ छोटा सा कर लेता हूँ। तो स्किल केयर सेंटर जितने भी हैं, अब देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कैसे पूरे भारतवर्ष में हुए। आप ठीक है, वहाँ पर अलग चीज़ होगी, लेकिन अगर आप अपना भी कोई स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आपके पास भी कहीं पर भी स्टूडेंट्स की कमी नहीं रहने वाली है, कहीं कमी नहीं रहने वाली। आप दिल्ली में खोल लीजिए, मुंबई में खोल लीजिए, बैंगलोर में खोल लीजिए, जो लोग कहते हैं ना मेट्रोज हैं ये, यहाँ पर तो एजुकेशन रेट बहुत हाई है, केरला में खोल लीजिए, वहाँ पर भी स्किल की कमी है। फिर आप सोचिए कि जब टायर 2, टायर 3, टायर 4 में जाएंगे, वहाँ तो क्या ही स्किल की बातें होंगी। तो वहाँ तो हिंदुस्तान में कहीं चले जाएं, मतलब टॉप टू बॉटम आप कहीं चले जाएं, हर जगह आपको स्किल्स केयर सेंटर में आपको लोग मिल जाएंगे। अगेन अब हम इसके बाद करें तो ईवी, अच्छा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक बड़ा सेक्टर है। गवर्नमेंट भी चाह रही है कि मैं पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ हटाऊँ। अभी कोई दिल्ली में रह रहा है, एनसीआर में रह रहा है, तो पता है कि पॉल्यूशन कितना बढ़ चुका है। अब इस पॉल्यूशन के पीछे एक बड़ा रीज़न गाड़ियाँ भी हैं, सिर्फ गाड़ियाँ नहीं है, लेकिन बड़ा रीज़न गाड़ियाँ हैं इसके पीछे बड़ा रीज़न। तो जब ग्रेफ 4 आता था, देखिए किस तरीके से डीजल गाड़ियाँ, BS4 की गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं। तो अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ हम जितना शिफ्ट होंगे, उतना हम पॉल्यूशन को सपोर्ट करेंगे, पॉल्यूशन को में हेल्प करेंगे। और गवर्नमेंट भी चाह रही है, और लोग भी जब अब नया व्हीकल परचेज करते हैं तो सोचते हैं कि थोड़े ज़्यादा पैसे लगाकर EV परचेज कर लें। गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है, चलाने का खर्चा कम है, तो ये सर्विसिंग का खर्चा कम है, तो ये बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो ईवी सेक्टर अगेन एक ग्रूमिंग सेक्टर है। ईवी में आप इलेक्ट्रिक साइकिल से लेकर इलेक्ट्रिक स्कूटी, रिक्शा, कार्स, बस, सब चीज़ें आ रही हैं। और इलेक्ट्रिक में मतलब कि आपको अपॉर्चुनिटीज हर क्षेत्र में मिल जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, कई लोगों को लगता है कि आप बिजनेस क्या करें। हाँ। सिर्फ 10 लाख रुपए अगर आपके पास है ना, तो आप ईवी का, अपना स्कूटी का ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ 10 लाख रुपए में। कैसे? बहुत सारे ऐसे मार्केट प्लेयर्स हैं जो लोग कहते हैं कि हम सिर्फ 10 लाख रुपए में आपको आपका ब्रांड के साथ स्कूटी लॉन्च करके दे देंगे, सर्विस हम कर देंगे, आपको सर्विस सेंटर अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग में 20 गाड़ियां 25 गाड़ियां बनवा लो, जितनी गाड़ियां चाहिए, बाद में वो पैसे देते रहना, बनवाते रहना। पहला स्टोर तो आप लॉन्च करो, और पहले स्टोर के बाद फ्रेंचाइजिंग करो, अलग अलग जगह पर आप अपने स्टोर्स खोलते चले जाओ, पैसे आते चले जाएंगे, गाड़ियां बनवा के देते चले जाना। आप सोचो कि आप एक ऑटोमोबाइल
ऑनर बन जाओगे। सोचते हैं ना लोग वेस्पा के ओनर बन गए जी, हम तो एलएमएल के कितनी ओनर बड़ी बन गए, बात है। हम तो बजाज के ओनर बन गए, होंडा के ओनर बन गए। तो आप अपने आप को खड़े तो वहाँ कर लोगे ना। रिलायंस के आपके पास 10 शेयर हैं तो आप बोलोगे मैं तो रिलायंस की मालकिन हूँ। वही वाली बात Equity है, holder था ना। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी तो आ गई है। ना। हाँ। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं स्किल के बात ईवी के बाद बात करूँ तो अगेन हिंदुस्तान में अगर हम फ्रेंचाइजिंग में हैं तो फ्रेंचाइजिंग में 35% से ज़्यादा जो लोग काम कर रहे हैं वो कंज्यूमेबल गुड्स, या फिर अगर बहुत प्रिसाइजली कहूँ तो खाने पीने का बिजनेस। हमारे पास 10 कॉल आते हैं तो 6 लोग ऐसे होते हैं जो लोग कहते हैं मुझे कोई फूड बिजनेस करवा दो। अच्छा। वो करना ही फूड बिजनेस चाहते हैं। तो मैं 10 में से 6 नहीं, जो डेटा है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जितने भी फ्रेंचाइजिंग बिजनेस हैं उसमें से 35% से ज़्यादा लोग फूड बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस में ही इंटरेस्टेड है, रेस्टोरेंट बिजनेस ही करना चाहते हैं। खाने पीने का बिजनेस कभी नहीं खत्म होने वाला है। आप मोमोज देख लीजिए, मोमोज कल्चर कितना बढ़ चुका है। पिज़्ज़ा, बर्गर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और मल्टीपल चीज़ें, मल्टी कुजाइन जितने भी हैं, वेज नॉन वेज हर तरीके के ग्राहक हैं। आज आप किसी भी मार्केट में जाएंगे आपको 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगी? क्या? एक फूड, दूसरा फैशन। हाँ, फैशन। फूड और फैशन, आप किसी मार्केट में चले जाओ बिल्कुल। आपको सैलून्स भी बहुत होंगे। सैलून्स भी बहुत होंगे। फैशन में आपको कपड़े भी आ गए, सैलून्स भी आ गए, दोनों चीज़ें आ गई। आपको इसके अलावा बाकी सब नीड की चीज़ें, आपको ड्राई क्लीन वाला एक ही मिलेगा, आपको दवाई वाले 1-2 ही मिलेंगे, लेकिन आपको कपड़े की दुकान और सैलून 3-3, 4-4 मिल जाएंगे। आपको खाने पीने के रेस्टोरेंट आपको 4-4, 5-5 मिल जाएंगे। पान वाला आपको एक ही मिलेगा। मतलब मिलेंगे सब चीज़ें, क्योंकि सब चीज़ें नहीं होंगी तो मार्केट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। आटा चक्की आपको एक ही मिलेगी। लेकिन जो फैशन एंड फूड, अगर ये 5वें बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ फूड नहीं, फैशन एंड फूड, ये 2 ऐसी चीजें हैं जहां पर लोग सबसे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। राइट। महिलाओं से पूछो उनका पूरा सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च होता है। तो हमसे पूछो तो फूड में होता है, महिलाओं से पूछो तो फैशन में होता है। राइट। तो वो नजर भी आ रहा होगा। तो ऐसा ही होता है ना। तो बेसिकली बिजनेस वो करो जिसके ग्राहक ज्यादा हैं, जो ट्रेंडिंग है। हर बिजनेस तो हर एक चलता है, देखो कोई भी बिजनेस कर लो। अब हमारे यहाँ एक माली है, उसने अपना एक पोर्टल लॉन्च कर दिया, व्हाट्सएप चैनल बनाकर सारी सोसाइटीज़ को कनेक्ट कर दिया। वो रोज़ उनका एक व्हाट्सएप आ जाता है, 250 रुपये पौधे की सर्विस प्लस 5 किलो खाद फ्री। वाओ। अब पहले हम लोग ढूंढा करते थे कि पौधे के लिए, खाद के लिए किसी को बुलाना है, अब फ़ोन कर देते हैं, वो घर पे आकर कर जाता है। और बड़ी मुश्किल होती थी कि माली नहीं है, माली और नहीं है, पौधे वो हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। हाँ। अब प्राइसिंग भी कम ले रहा है। पहले रिक्शे वाले को बुलाते थे, वो खाद के इतने लूंगा, दवाइयों के इतने लूंगा, इसके इतने लूंगा। अब पहले से उन्हें फिक्स प्राइस करके भेजा हुआ है, हमें पता है कि उसको इतना ही देना है। तो आप अपॉर्चुनिटी बना भी सकते हो, अपॉर्चुनिटी क्रिएट भी कर सकते हो। अब कितनी छोटी सी चीज़ है, मतलब आप माली सर्विस देखो, कितनी छोटी सी चीज़ है। लोग, परेशानी हर किसी की है। हर घर में पौधे तो रखे ही होते हैं। राइट। पेट केयर का बिजनेस आज के दिन देख लो, कितने लोग पेट के शौकीन हो गए हैं। बहुत, सबके घर में पेट है। हाँ। तो पेट को केयर भी तो करनी पड़ेगी ना, उसको वैक्सीनेशन भी चाहिएगा, उसकी बाथिंग भी करनी पड़ेगी, और उसको प्रॉपर जो भी उसकी केयरिंग चाहिए सब चीज़ चाहिए। पेट केयर का बिजनेस कितना बढ़ रहा है। और दूसरी बड़ी बात क्या होती है, पेट तो रख लेते हैं, अब ऐसा नहीं हो सकता कि साल में आपको 6 दिन कहीं बाहर ना जाना हो। उससे में आपके पेट की केयर कौन करेगा? हर जगह आप लेकर भी नहीं जा सकते। तो इस तरीके से पेट केयर भी खुल रहे हैं, वहां पर अपना पेट छोड़ के आइए, वो प्रॉपर केयर करेंगे, वापस आइए ले लीजिए। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी। मतलब आप देखिए कि लोगों का आसपास आपको क्या समस्या क्या है, प्रॉब्लम। अब ये यस मैडम देखिए, अब ब्यूटी पार्लर्स में हर जगह है, लेकिन उसके बाद भी तो लोग क्या चाहते हैं कि मेरे घर में आके कोई सर्विस कर जाए। तो आज यस मैम देखिए, शार्क टैंक इंडिया पर भी आए थे, आज कितना बड़े बन गए। मेरा एक ब्रांड है स्टाइलॉक्स, जो मेंस वियर में, अफोर्डेबल मेंस वियर में, अभी पिच टू गेट रिच जियो हॉटस्टार पर करण जौहर का एक शो आया था, उसमें आया है। तो इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ कि आज के दिन आपके पास सिर्फ पैशन होना चाहिए काम करने का। आप प्रॉब्लम ढूंढो कि आपके आजू बाजू क्या ऐसी चीज़ है जो मैं सॉल्यूशन कर सकता हूँ, और आप बड़ा बिजनेस वहाँ से बना सकते हो। ये 5 आपने पूछे इसलिए मैंने बता दिए, नहीं तो इसे 5000 बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर नहीं भी है ना तो आसपास से ढूंढ लो। राइट। हमारे, अगर मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, सोसाइटी में ही एक आंटी हैं, वो खाना बनाती हैं। उन्होंने मतलब घर से खाना बनाना शुरू किया, और ग्रुप्स बने होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स, केवल व्हाट्सएप ग्रुप पर डालना चालू किया। अभी उन्होंने पिछले 7-8 महीने पहले शुरू किया था, पीछे दिन मुझे ज़रूरत पड़ी, वाइफ नहीं थी, मैंने खाना उनसे मंगवा लूँ। मैंने 2 घंटे पहले बोला बेटा आज तो सारा ओवर है, मेरे पास है ही नहीं। अच्छा, आप बताइए।
एक अंकल रिटायर्ड हैं, उन्होंने हमारी सोसाइटी के बाहर ही पोहा का बिजनेस शुरू किया। सुबह 8 बजे लगाते हैं, 9:30 10 बजे से बजते उनका सारा पोहा ओवर। मतलब सिर्फ एक प्रोडक्ट लगा रहे हैं। तो मतलब आपके पास तो ये ढूंढना है कि आपके आसपास लोगों को नीड क्या है। जब तक वो नहीं लगाते थे, हमें अच्छी चीज़ नहीं मिलती थी खाने के लिए, पोहा जलेबी समोसे। हम दिल्ली से आए थे नोएडा में, तो यहाँ पर वो दिल्ली वाली चीज़ें नहीं मिल रही थी। शौकीन तो हैं ही हम लोग। तो ऐसे हर जगह लोग हैं। आप देखिए कि आप जिस एरिया में हैं उस एरिया में लोग क्या ढूंढ रहे हैं, लोगों की नीड क्या है, लोगों को क्या चाहिए, आप वो देना शुरू कर दीजिए, आपके पास ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे। वाओ, कितना इजी और सिंपल वे में आपने बता दिया। कि इतना ईजी है, इतना ही ईजी है। आज सोचिए ना कि जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, जब मैं बात करूँ कि मैंने जब अपनी सेकंड इनिंग शुरू की, मुझे नहीं पता था कौन मेरे साथ आएगा। आज आप लोगों के प्यार से आज हमारे पास सैकड़ों हज़ारों लोग हैं। आप लोगों ने जिस तरीके से हमें लाइक किया है, जिस तरीके से प्यार दिया है, मतलब कि हैट्स ऑफ टू यू ऑल, कि आज लोगों की कमी नहीं है। तो आप बिजनेस शुरू तो करो, आप काम शुरू तो करो, आप दिल से लोगों को सर्विस तो दो। आप मन में ये मत रखो कि मुझे कितना कमाना है, आप मन में ये रखो कि मुझे कितने लोगों को सर्व करना है। राइट। मतलब लालच आएगा तो आदमी फेल हो जाएगा। लोगों की सर्विस देने के अंदर से नियत आएगी तो लोग जुड़ते चले जाएंगे। और लोगों के साथ ही तो बिजनेस करना है। प्रॉफिट भी पी से और पीपल भी पी से, लॉस भी एल से और लालच भी एल से। तो आप सोच लो कि आपको एल चाहिए या पी चाहिए। बस अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लो। बस केवल आप ये सोच लो कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं ऊपर वाले ने मुझे किसी लायक बनाया है, इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूँ। ऊपर वाला आपको अपने आप वो सब कुछ देगा जो आपको चाहिए। वाह, बहुत अच्छा आशीष जी, इतना अच्छे से आपने सिंपल वे में भी और बहुत बड़े बिजनेस को कैसे करना है, छोटे बिजनेस को कैसे करना है, विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, सब कुछ आज हमें एक्सप्लेन कर दिया। और मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स को बहुत अच्छी फीडबैक और बहुत अच्छा सब कुछ मिला है आज के पॉडकास्ट से। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने बुलाया, आपने इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछे, आपने अपने लोगों को कुछ देने की कोशिश की। बट ऑब्वियसली अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो और आप लोगों को मज़ा आया हो, तो आप ये पॉडकास्ट को कम से कम 4-5 लोगों को शेयर जरूर करिएगा। और इस पूरे पॉडकास्ट में की टेकअवेज क्या रहे वो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, हमें भी पता चले कि हम और क्या सुधार कर सकते हैं। बिल्कुल, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमें ये भी फीडबैक दीजिएगा कि आपको और क्या ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, या आगे भी हम अगर पॉडकास्ट करें तो उसमें क्या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी क्वेरीज़ हैं उनको लेकर आएँ। तो हमें बताते रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।